नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में हिंदी थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमिस्टर में दिए गए फर्स्ट यूनिट में अनुवाद शब्द की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषाएं एवं स्वरूप के बारे में जो हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मिथुन ट्यूटोरियल्स में जो है मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको और कोई पेपर मिसिंग है या आपको दूसरा कोई पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर्स होना तो आप मिथुन ट्यूटोरियल्स चैट ऑप्शन में जाके अपना क्वेरी डाल सकते हैं। हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। इस संसार में जो है कई भाषा भाषी लोग रहते हैं। ये संसार में जो है अनेक तरह के भाषा बोले जाते हैं और अलग अलग देशों में जो है अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रयोग होता है। और इस प्रयोग के कारण जो है एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए अपना संपर्क साधने के लिए या आदान प्रदान के लिए जो है एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है, यानी इंग्लिश में हम उसे ट्रांसलेशन कहते हैं और उसे ही जो है हिंदी में अनुवाद कहा जाता है। और उस आदान प्रदान के लिए जो है एक ट्रांसलेशन कम्युनिकेशन के लिए जो है एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है, उसे ही जो है अनुवाद कहा जाता है। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद है। यानी अगर हमने अभी इंग्लिश में कहा, उसे दूसरे जर्मन लैंग्वेज में चेंज करके कहना ही उसे ही जो है अनुवाद कहा जाता है, यानी ट्रांसलेशन। अब हम जो है अनुवाद शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति कैसे उसके बारे में जो है जानेंगे। आप सभी जानते होंगे अनुवाद शब्द में जो है वद धातु में घन प्रत्यय लगाने से जो है वाद शब्द बनता है। यानी अगर आप देखेंगे तो वद धातु में से जो है घन प्रत्यय लगने के बाद जो है वाद शब्द का जो है इस्तेमाल होता है, यानी वाद शब्द जो है उत्पन्न होता है। और वद का अर्थ होता है कहना, यानी वाद शब्द का जो अर्थ होता है कहना होता है। और उसके वद के सामने जो है उसके आगे जो है अनु उपसर्ग अगर हम जोड़ देंगे तब जो है वो शब्द पूरी तरह से अनुवाद के रूप में बुलाया जाएगा। और आपको और अनुवाद शब्द के अगर हम पूरा इसे सिंपल में कहें तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो यानी इसका मीनिंग जो है पुनः कथन, यानी फिर से कहना ही जो है उसे ही अनुवाद कहा जाता है। इधर आप देख सकते हैं एक बार कही गई बात को दोबारा कहना ही अनुवाद है। यानी इधर हम सिंपल छोटे टर्म में देख लेते कि पुनः कथन यानी कही गई बात को ही फिर से कहना उसे ही अनुवाद कहा जाता है, यानी ट्रांसलेट कर कर कहना ही उसे अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद के लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप इधर देख सकते हैं ट्रांसलेशन के जो है इंग्लिश में हिंदी में जो है ट्रांसलेशन को अनुवाद कहते हैं, उसे ही जो है अंग्रेजी में अनुवाद को ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर हम अनुवाद का अर्थ देखें और हम अनुवाद का अर्थ देखें तो किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना, यानी आपने अभी इंग्लिश में कहा है, उधर जर्मनी भाषा में कहने के लिए जो है उसे ही उसी शब्द को जो है फिर से दोहराते हैं, उसे ही जो है अनुवाद कहा जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा की मौलिक परंपरा रही थी। प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो शिक्षा की जो है थी वो एक मौलिक परंपरा रही थी, जिसमें जो थे गुरु जो कहते थे शिष्य उसे दोहराते थे। अभी गुरु जी ने जो कहा था उसे जो है शिष्य यानी स्टूडेंट्स जो थे उसे रिपीट करते थे। हमारे अपने प्राचीन भारत में जो है शिक्षा की एक मौलिक परंपरा रही थी। इस दोहराने की प्रक्रिया को अनुवाद या अनुवचन कहते हैं। इसे जो हम रिपीट करते हैं उसे ही उस रिपीट को जो है अनुवाद कहा जाता है, नहीं तो हम इसे अनुवचन कह सकते हैं। अगर हम देखें अनुवाद की परिभाषा, अब हम देखेंगे अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद की परिभाषा आप इधर देख सकते हैं, मूल भाषा नहीं तो स्रोत भाषा, यानी मूल भाषा नहीं तो स्रोत भाषा, दोनों का मीनिंग जो है हम इंग्लिश में कहेंगे तो सोर्स के तौर पर कह सकते हैं। यानी मूल भाषा या अथवा स्रोत भाषा, नहीं तो इंग्लिश में सोर्स लैंग्वेज। और इधर दूसरी भाषा अगर हम देख सकते हैं लक्ष्य भाषा, यानी टारगेट लैंग्वेज, यानी हमें किस भाषा में उसे अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है, उसे जो है लक्ष्य भाषा यानी इंग्लिश में जो है टारगेट लैंग्वेज कहा जाता है। आइए हम सेंटेंस देखते हैं।
सोर्स लैंग्वेज में कहे गए विचारों को दूसरी टारगेट लैंग्वेज में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। यानी जो मूल भाषा में आपने कहा था, जो सोर्स लैंग्वेज से आपने कहा था, उसे दूसरी टारगेट लैंग्वेज में कहना ही जो है उसे ही अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद को पूर्ण रूप से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है। अगर हम अनुवाद शब्द के बारे में थोड़ा और विवरण के साथ जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो है अनुवाद के लिए जो है परिभाषाओं को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं। इस परिभाषाएं में से हम कुछ परिभाषाओं के बारे में जो है अभी हम जानेंगे। इसमें जो है हम मानक कोश के अनुसार और देवेंद्र शर्मा के परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। अगर आपको इसमें से कौन सा भी इजी लगता है तो आप लिख सकते हैं। हमें आपको सिंपल याद रहने के लिए जो है हम ये दो के बारे में जो अभी जानेंगे। मानक कोश के अनुसार जो है पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना अनुवाद है। यानी ये इनका कहना है कि पहले जो आपने वाक्य कह दिया है, यानी पहले जो अर्थ आपने कह दिया उसे फिर से कहना ही अनुवाद कहा जाता है। और देवेंद्र शर्मा जी के अनुसार जो है विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यानी देवेंद्र नाथ शर्मा जी जो कहते हैं कि आपके जो विचार हैं, आपके मूल भाषा के जो विचार हैं, आपके विचारों को जो है दूसरी भाषा में चेंज कर कर बोलना यानी रूपांतरित करना, उसे ही जो है अनुवाद कहा जाता है। अब जो है हम इसमें अनुवाद का स्वरूप के बारे में जानेंगे। यानी अनुवाद के स्वरूप जो है कैसा है। अनुवाद का अर्थ है स्रोत भाषा यानी सोर्स लैंग्वेज की पाठ्य सामग्री को लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज में रूपांतरित करना। यानी अनुवाद का जो अर्थ होता है हमने पहले ही जाना था, सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में रूपांतरित करना यानी कहना, उसे ही जो है अनुवाद कहा जाता है। यह रूपांतरण भाषा के माध्यम से होता है और भाषा यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाती है। यहाँ पर जब हम मूल भाषा से टारगेट लैंग्वेज में यानी सोर्स लैंग्वेज से ट्रांसलेटेड टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, उसमें जो वो रूपांतरित जो हो रहा है, वो चेंज जो हो रहा है, वो चेंज को रूपांतरित जो हो रहा है, और रूपांतरित जो है इस भाषा के माध्यम में जो है एक मुख्य भूमिका यानी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इन दोनों भाषाओं के बीच सेतु निर्माण कार्य अनुवादक के सृजन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की उपज होती है। यानी इन दोनों भाषाओं के बीच में जो है एक सेतु के तौर पर, यानी आपको इंग्लिश आती है, वहां पर जो है जर्मन लैंग्वेज है, आप दोनों के बीच में जो है यानी इंग्लिश से जर्मन लैंग्वेज में जो है एक ब्रिज फॉर्म करने के लिए जो है एक सेतु निर्माण किया जाता है, और ये जो है आवश्यकता होती है इन दोनों भाषाओं को। अनुवाद मुख्यतः भाषा में व्यक्त अभिव्यक्तियों के माध्यम से स्पष्ट हो पाती है। अगर आपको अनुवाद मुख्यतः भाषा में व्यक्त यानी आपने जो भाषा में व्यक्त किया है वो जो है अभिव्यक्तियों के माध्यम से जो है स्पष्ट हो जाती है। यानी आपने जो कहा है ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करके जो है आप दोनों के बीच में एक ब्रिज के तरह एक कम्युनिकेट करेगा और जो है आपके विचारों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। अतः दोनों भाषाओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है, और इसमें जो है ट्रांसलेटर को जो है दोनों भाषाओं की पूरी ज्ञान रहना चाहिए। यानी आप उसे जो है इंग्लिश की ज्ञान रहना चाहिए और जर्मनी भाषा का जो है उन्हें ज्ञान रहना चाहिए ट्रांसलेटर को। यह एक भाषिक प्रक्रिया है जिसमें भाषाई सामग्री की जानकारी होना परम आवश्यक है। ये जो है एक भाषिक सामग्री है, इसमें जो है भाषा की सामग्री का जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। बिना उन्हें जानकारी के वो जो है ट्रांसलेटर की तरह अपना काम नहीं कर सकते। दोनों भाषाओं में शब्द, रूप, वाक्य भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण से ही संभव है। दोनों भाषाओं में जो है शब्द, रूप, वाक्य भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण से जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया से उसके स्वरूप को निर्धारित किया जाता है। इसी प्रक्रिया से जो है उसके स्वरूप को जो है हम निर्धारित
कर सकते हैं। अनुवाद का स्वरूप बड़ा ही व्यापक है, यानी अनुवाद का जो स्वरूप है वो बहुत ही व्यापक है।